आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सांसदों पर कार्रवाई करने के मूड में भाजपा। सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। 2024 के लोकसभा चुनाव में कट सकता है टिकट। भाजपा ने जून में चलाया था महाजनसंपर्क अभियान। लाभार्थी सम्मेलन में सांसद नहीं जुटा पाए भीड़। सम्मेलन में भीड़ न जुटा पाना पड़ सकता है भारी। सांसदों पर कार्रवाई करने के मूड में भाजपा। सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए नाराज। 2024 के लोकसभा चुनाव में कट सकता है सांसदों का टिकट। भाजपा ने जून में चलाया था महाजनसंपर्क अभियान। लाभार्थी सम्मेलन में नहीं जुटा पाए भीड़। सम्मेलन में भीड़ न जुटा पाना बन सकता है बड़ा मुद्दा। सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन से जेपी नड्डा नाराज। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कट सकता है पत्ता। भाजपा ने जून में चलाया था महाजनसंपर्क अभियान। सम्मेलन में लाभार्थी नहीं जुटा पाए भीड़ न जुटा पाना पड़ सकता है कहीं ना कहीं भारी। सांसदों पर कार्रवाई करने के मूड में भाजपा। खराब प्रदर्शन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए नाराज। 2024 के लोकसभा चुनाव में कट सकता है टिकट। भाजपा ने जून में चलाया था महाजनसंपर्क अभियान, लेकिन सम्मेलन में सांसद नहीं जुटा पाए भारी भीड़ न जुटा पाना पड़ सकता है भारी। सांसदों पर कार्रवाई करने की मूड में भाजपा। सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन से जेपी नड्डा नाराज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता परमानंद पांडे। परमानंद, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहीं ना कहीं अपने सांसदों से नाराज नजर आ रहे हैं। वजह बताई जा रही है भारी भीड़ न जुटा पाना। क्या है पूरा मामला और फिलहाल कौन कौन से सांसदों के इसमें नाम शामिल हैं? क्या भाजपा अब क्या एक्शन प्लान लेने वाली है, क्या कार्रवाई करने वाली है सांसदों के खिलाफ? देखिए अफीफा, बता दें कि अभी अगर बात करें सांसदों के नामों की तो नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन ये बात तय है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और मोदी मंत्रिमंडल में जिस तरह से विस्तार होगा तो उस हिसाब से और राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए नए चेहरों को उस कैबिनेट में शामिल किया जाना है और इसी को लेकर अब नई स्ट्रेटजी राज्य दर राज्य चलने लगी है। इसी के तहत कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट राज्यों की तरफ से गई है, उन रिपोर्ट्स में कई सांसदों का ऐसा नाम आ रहा है जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लेकर, जो कहीं ना कहीं पब्लिक अटैचमेंट को लेकर उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं पार्टी को संतुष्ट करने वाला नहीं है और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा सकती है आने वाले समय में। और इसी के तहत राज्यों से समीकरणों को देखते हुए उन चेहरों को भी बीजेपी को चुनना है जो आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी के कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उस पटल पर खरे उतर सकें, जहां आने वाले वक्त में जब समीकरणों की बात होगी, जब जातीय आधार पर सोशल इंजीनियरिंग की बात होगी, तो ऐसी चीजों पर फोकस करते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है, जिसमें बीजेपी के कई सांसदों का जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब एक नया फैसला लेने वाली है। और जेपी नड्डा की तरफ से भी इस बात का इशारा साफ कर दिया गया है कि दरअसल जो सांसद पार्टी में है और उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, उन्हीं को कहीं ना कहीं पार्टी प्राथमिकता देगी। ऐसे सांसदों से दूरी बनाने वाली है पार्टी जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदर्शन के हिसाब से खरे नहीं उतर रहे हैं। तो इससे पहले अगर आप देखें तो लाभार्थी सम्मेलन जब हुआ तो कहा जा रहा है कि कई सांसद ऐसे आए थे जो भीड़ नहीं जुटा पाए थे पार्टी के भीतर। इस जो शीर्ष नेतृत्व है इस कारण भी नाराजगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सांसद होता है वो इस इलाके में जनता से जुड़ा रहे, पार्टी की नीतियों को, पार्टी के बेहतर योजनाओं को और
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी चीजें लागू की गई है उसको जनता तक पहुंचाना। लेकिन कहीं जब ऐसे जनता से जुड़ाव कट जाता है सांसदों का, तो पार्टी के विचारधारा के खिलाफ और उसकी नीतियों के खिलाफ जाता है। इसी के तहत कार्रवाई होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सांसद ऐसे हैं जो सदस्य बनने के बाद से जनता के बीच नहीं गए हैं, जनता से जुड़ाव उनका कट चुका है और पार्टी उन्हें लेकर अब एक नए मूड में नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी उन चेहरों को अब तय करेगी जो कहीं ना कहीं जनता से सीधा जुड़ाव रखते हो, जो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पर बीजेपी के लिए फिट बैठते हो। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए या फिर पूरे देश में देखा जाए तो विपक्षी दलों की तरफ से सीधे 1-to-1 की फाइट की कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया है। तो 1-to-1 जब फॉर्मेशन होगा तो जो 1-to-1 के लड़ाई में उन चेहरों को बीजेपी प्रेफर करेगी जो उस क्षेत्र में ताकतवर होगा, जातीय रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सक्षम होगा। बीजेपी उन चेहरों को चुनेगी। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि दरअसल अब जब ये वक्त कहीं ना कहीं मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार का वक्त है, तो इस विस्तार को लेकर भी कई सांसदों की अपनी जो राजनीतिक मुरादें हैं, जो सत्ता के लिए जो उनकी मुरादें हैं, उससे पहले बीजेपी एक वार्निंग के तौर पर भी ये दिखा रही है कि दरअसल पार्टी में तभी आपको जगह मिल सकेगी जब आपका जुड़ाव जनता से होगा, जब आपका इंटरेक्शन पब्लिक से होगा। पब्लिक के बीच रहेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी उसे प्रेफर करेगी और प्रेफर करते हुए जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें भी उसको ही तरजीह दी जाएगी जो सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर जुड़ा होगा, जनता से जुड़ा होगा, जनता की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझता होगा और कहीं ना कहीं पब्लिक की से लगातार उसकी मीटिंग होती होगी और पार्टी की नीतियों को लगातार जनता के बीच पहुंचा रहा होगा। तो ये जो नया मिशन शुरू हुआ है, इसमें कई चेहरे ऐसे हैं जिनको पार्टी रिपोर्ट में जिनकी परफॉर्मेंस जो गई है वो बेहतर लचर बताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में पार्टी उनका टिकट भी काट सकती है। अफीफा परमानंद, एक तरफ लोकसभा चुनाव का वक्त हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रहा है, वहीं भाजपा अपने कुछ सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। तो भाजपा के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसका पार्टी पर कितना असर पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए अफीफा, बात करें भाजपा के लिए चुनौती की, तो भाजपा को अगर देखा जाए तो उसकी जो राजनीतिक स्ट्रेटजी है, जो राजनीतिक रणनीतियां होती हैं, उसमें भाजपा हमेशा एक विकल्प लेकर आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में दूसरे दिन से ही लग जाती है। तो भाजपा के लिए अगर ये चुनौती कहा जाए इन चेहरों को दरकिनार करना, ये भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जिस लोकसभा सीट पर जिन चेहरों से वो दूरी बनाने वाली है, वहां पर आज के 6 महीने पहले भाजपा ने कोई ना कोई विकल्प निकाल लिया होगा, कोई ना कोई ऐसा चेहरा तलाश लिया होगा जो पिछले जो इनके पार्टी मेंबर रहे होंगे उनसे बेहतर राजनीतिक उसकी हैसियत होगी और कहीं ना कहीं राजनीतिक समझ और पब्लिक के बीच उसका जुड़ाव होगा। तो इसे अगर भाजपा के लिए देखा जाए तो वो बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब बीजेपी के लिए एक चीज ये हो सकती है कि इन चेहरों को पार्टी से या उनका टिकट काटने के बाद अगर इनकी बगावत पार्टी के सामने पड़ेगी तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस बार इसकी क्षति उठानी पड़ सकती है। और इसके लिए भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन चीजों का जो राजनीतिक गठजोड़ है उसको पहले से मजबूत कर लिया होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में इन सारी पहलुओं पर चर्चा की गई होगी, पार्टी मीटिंग में इन चीजों को लेकर चर्चा कर ली गई होगी। तो अगर बात की जाए भाजपा के लिए चुनौती की अफीफा, तो भाजपा 6 महीने पहले, मेरा मानना ऐसा है कि उसने विकल्प तलाश लिया होगा इन चीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए परमानंद पांडे। सांसदों पर कार्रवाई करने के मूड में भाजपा, इस वक्त की बड़ी खबर। सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। 2024 के लोकसभा चुनाव में कट सकता है कुछ सांसदों का टिकट। भाजपा ने जून में चलाया था महाजनसंपर्क अभियान, लेकिन लाभार्थी सम्मेलन में सांसद नहीं जुटा पाए, भारी भीड़। सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटा पाना पड़ सकता है सांसदों को भारी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर में हत्या और आत्महत्या की वारदात, 4 लोगों की हत्या कर खुद शख्स ने कर ली आत्महत्या।
पत्नी 3 बच्चों की हत्या कर की आत्महत्या। एक ही परिवार से 5 लोगों की हुई मौत। वारदात से चारों तरफ मचा हड़कंप। पत्नी को रॉड से पीट पीट कर हत्या की गई। पत्नी की हत्या करने के बाद 3 बच्चों को भी उतारा गया मौत के घाट, जिसके बाद युवक ने खुद भी आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों को इस सूचना पर पुलिस जांच में जुटी। मणियाव थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव की वारदात। एक ही परिवार से 5 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। जौनपुर में हत्या और आत्महत्या की वारदात आई सामने। 4 लोगों की हत्या करने के बाद शख्स ने खुद की आत्महत्या। पत्नी और 3 बच्चों को उतारा मौत के घाट। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन पटेल से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यूपी में नए बीजेपी प्रभारी को लेकर चर्चा तेज। नितिन पटेल को बनाया जा सकता है नया प्रभारी। नितिन पटेल भाजपा के यूपी प्रभारी बन सकते हैं। दिल्ली में नितिन पटेल से मिले भूपेंद्र चौधरी। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम हैं नितिन पटेल। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन पटेल से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यूपी में नए भाजपा प्रभारी को लेकर चर्चा तेज। नितिन पटेल को बनाया जा सकता है नया प्रभारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता परमानंद पांडे। परमानंद, नितिन पटेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर? देखिए अफीफा, अगर इस मुलाकात को लेकर कहा जाए तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद ये चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो रही है कि आने वाले दिनों में नितिन पटेल को उत्तर प्रदेश का बीजेपी प्रभारी बनाया जा सकता है। दरअसल ये वक्त चुनाव का है और चुनाव से पहले कई सारे जो ढांचागत परिवर्तन है वो आपको देखने को मिलेंगे, सभी दलों में देखने को मिलेंगे। उसी के तहत ये चर्चा जो शुरू हुई है, ये तेज हुई है। इसको लेकर अगर कहा जाए कि नितिन पटेल अगर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पिछड़े वोट बैंक की जो राजनीति है उसे साधने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश में लगी है। और कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश की पीडीए का फार्मूला आया है, उस पीडीए फार्मूले के बाद से बीजेपी और तेज हो गई है। एक एक्टिव प्लान के तहत उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का रास्ता सीधे दिल्ली तक जाता है। अगर उत्तर प्रदेश को साध लिया जाए तो उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। यही कारण है कि अगर नितिन पटेल जो पिछड़े वोट बैंक को कहा जा रहा है कि बेहतर तरीके से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो पिछड़े वोट बैंक को बीजेपी के पाले में मजबूती के साथ ला सकते हैं। तो इन स्ट्रेटजीज को देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं ये दांव खेलने वाली है, जिसकी सुगबुगाहट अब तेज हुई है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी और नितिन पटेल की मुलाकात को लेकर कहा जाए तो भूपेंद्र चौधरी खुद पश्चिम से आते हैं और जाट वोट बैंक पर उनका बेहतर पकड़ है। और अगर नितिन पटेल उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूर्वी क्षेत्र में जहां पर पिछड़े वोट बैंक की तादाद सबसे ज्यादा है, तो उस वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाने में सफल होंगे। बीजेपी इन्हीं रणनीतियों पर काम कर रही है और इसी के तहत अब उनको कहीं ना कहीं प्रभारी बनाया जा सकता है। और इस बात की चर्चा इसको लेकर भी है कि अगर नितिन पटेल को बनाया जाता है तो अखिलेश का जो पीडीए फॉर्मूला है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पीडीए फार्मूले का एक बेहतर जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दिया जाएगा और उसका काट भी नितिन पटेल के जरिए ढूंढने में सफल हो जाएगी बीजेपी। तो इसी बात को लेकर अब बीजेपी एक अगला कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत नितिन पटेल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। और आने वाले 2024 से पहले जैसी जैसी सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में होती जाएगी, क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव पहले ही 80 सीटों पर बीजेपी को पछाड़ने का दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोक लिया जाता है
तो कहीं ना कहीं दिल्ली तक जाने में उसकी राहें मुश्किल हो जाएंगी। और इससे पहले अगर आप राजभर की बात कीजिए तो राजभर का जो अपना दूसरा विपक्षी एकता है, उस एकता के जरिए भी बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिसके वो मिशन में लगी है, उसमें पिछड़े वोट बैंक का जो सबसे ज्यादा सहयोग होगा, वो बीजेपी की मंशा यही है कि पिछड़े वोट बैंक को सीधे तौर पर बीजेपी में लाया जाए और उसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी को मिले। इस वजह से एक पिछड़े चेहरे को उत्तर प्रदेश में प्रभार दिया जाए और उस चेहरे के जरिए इस पूरे वोट बैंक पर एक दांव खेलने की कवायद की जा रही है फीफा। परमानंद, भाजपा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी में कई तरह के बदलाव कर रही है, काफी तैयारियां कर रही है। वहीं नितिन पटेल को अगर प्रभारी बनाया जाता है तो विपक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल होगी, उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, एक बात साफ है कि अगर पिछड़े चेहरे के जरिए और पिछड़े वोट बैंक पर बीजेपी का एक छत्र कब्जा हो जाता है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण चेहरों पर कभी बसपा जीतती आई है। उसके अब बसपा का जो वोट बैंक था, जो कोर वोट बैंक था, वो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पिछड़े वोट बैंक और दलित नहीं कहेंगे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और उसके बल पर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती आई है, उसमें से पिछड़ा वोट बैंक भी ज्यादातर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में अगर नितिन पटेल के जरिए अब वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ एक तरफा आता है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। जिस तरह से 19 में 5 सीटें आई थी, उस हिसाब से इस बार और बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो मुस्लिम वोट बैंक भी कहीं ना कहीं सपा के लिए इस बार टेंशन बना हुआ है। इसलिए अखिलेश यादव की तरफ से जो पीडीए फॉर्मूला आया वो इसी के तहत आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी जान रही है कि जो वो उसका कोर वोट बैंक है वो ऐसे वक्त पर खिसक रहा है जब उत्तर प्रदेश से लेकर और देश के हर सूबे में विपक्षी एकता की बात चल रही है, क्षेत्रीय छत्रप इकट्ठे हो रहे हैं और छत्रपों के जरिए कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष लामबंद होकर दिल्ली सत्ता को पछाड़ने की कोशिश में लगा है। ऐसे में जब उसका अपना कोर वोट बैंक खिसकेगा तो कहीं ना कहीं सपा के लिए टेंशन होगी। पीडीएफ फॉर्मूला पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक इसी को लेकर आया गया ताकि जो खिसकता हुआ वोट बैंक है उसकी बैलेंसिंग की जा सके और नए वोट बैंक को अपनी पार्टी में जोड़कर आगे की सियासत को और मजबूत कर लिया जाए। लेकिन अगर नितिन पटेल को बनाया जाता है, उनके प्रभार में उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के खेमे में एक तरफा आता है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपना कोई कोर वोट बैंक उत्तर प्रदेश में नहीं बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर पिछड़ा वोट बैंक सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है या आप ये देखिए कि 70% के ऊपर भी अगर पिछड़ा वोट भाजपा के खेमे में आता है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना होगा और यही समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त चुनौती भी है। फीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। परमानंद पांडे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। नितिन पटेल से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। यूपी में नए बीजेपी प्रभारी को लेकर चर्चा हुई तेज। नितिन पटेल को बनाया जा सकता है प्रभारी। नितिन पटेल भाजपा के यूपी प्रभारी बन सकते हैं। दिल्ली में नितिन पटेल से भूपेंद्र चौधरी ने की मुलाकात। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात हुई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की। अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर।
भारी बारिश के कारण बढ़ा बाढ़ का खौफ। हमीरपुर में जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारी। आगरा की बेटी बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा। बांग्लादेश के दौरे के लिए टीम के लिए किया गया शामिल। संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल भरे टैंकर में अचानक लगी आग, 6 लोग हुए घायल। जिंदा किंग कोबरा को अस्पताल लेकर पहुंचा युवक। युवक का कहना, शिव भक्त हूं, नहीं मार सकता सांप। वीडियो हो रहा वायरल। शांत भरी खेल में अचानक आया पानी। सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी पुलिस। राजस्व विभाग की टीम के साथ मंदिर व्यवस्थापक भी अलर्ट। बारिश के चलते हमीरपुर जिला में मुश्किल अक्सर बढ़ जाती है। साल अगस्त या सितंबर में बेतवा नदी में पानी का स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आम लोगों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके चलते इस बार जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर दी हैं और बड़े होने और आने वाले नुकसान से बचा जा सके, इसलिए ये सब तैयारियां की गई हैं। इसी तबाही से बचने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से ही बाढ़ और राहत से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी करना शुरू कर दी हैं। मुख्यतः बाढ़ क्षेत्र में तो आता है, क्योंकि जो हमारी ऊपर की नदियां हैं, नदियों से जब अतिरिक्त जल छोड़ा जाता है तो हमीरपुर में बाढ़ आ जाती है। हमीरपुर में मुख्य रूप से हमारे हमीरपुर तहसील ही प्रभावित होती है और बाढ़ के संबंध में हम लोगों ने पूर्व की समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। बाढ़ में जैसे जो भी व्यक्ति या प्रभावित होते हैं, जो ग्राम प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली राशि कन्नौजिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुकी हैं। बांग्लादेश दौरे के लिए घोषित हुई भारतीय टीम में राशि कन्नौजिया का नाम भी शामिल किया गया है। राशि कन्नौजिया बांग्लादेश दौरे T20 और वनडे मैचों की श्रृंखला में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी का जौहर दिखाएंगी। महिला क्रिकेटर राशि कन्नौजिया इन दिनों मुंबई में ड्यूटी कर रही हैं। राशि रेलवे में जूनियर क्लर्क के पद पर तैनात है। राशि कन्नौजिया ने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगरा से पास की है। फोन जो लड़की मेरी 8 साल की थी, एक हमारे क्या नाम उनका, हेमलता काला जी, उनका एक भाई था जो हमारी लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करता था। उसकी उम्र थी 8 साल की। तो ये हर काम उल्टे हाथ से किया करती थी। हर काम में जो काम करना है, खाना पीना, लिखना पढ़ना रोना, सब उल्टे हाथ से करती थी। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि लड़की को खिलाइए क्रिकेट, भाई क्या बॉलर है, वो अच्छा आगे चल के निकलेगा। हमने उसकी बात सुन के हमने कुछ गौर किया। फिर हमने उनकी बहन जी से बात की। उनकी बहन इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उनसे बात करी, हेमलता काला। उन्होंने हमने इसको डाला एक स्टेडियम के अंदर। वहाँ खेलने जाया करते, हम लेने जाया छोड़ने जाया करते। लोग वहाँ कहते थे लड़की छोटी है, 8 साल की, ये कोई लड़कियों का गेम नहीं है, ये इस खेल को लड़के खेलते हैं। हमने उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी लड़की के भविष्य में गौर किया। ऐसा जब मेरे पता चला कि मेरी बेटी इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया, बहुत खुशी हुई और ऐसे लगा कि कितने समय का मेहनत मेरी बेटी का सफल हुआ। क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरी बेटी को बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक दिन इंडिया के लिए खेलूं। तो उसके कानपुर के रानिया थाना क्षेत्र के शंभू पेट्रो बजरंग केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया। फैक्ट्री में केमिकल भरे टैंकर में अचानक आग लग गई, जिसके कारण टैंकर में ब्लास्ट हो गया। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध परिस्थितियों में फैक्ट्री में खड़े टैंकर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और विस्फोट के चलते फैक्ट्री में चारों तरफ सिर्फ आग ही आग नजर आई। इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए, वहीं टैंकर बुरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि फायर कर्मी और मजदूर इस विस्फोट से झुलस गए। मौके पर दमकल और प्रशासनिक टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत से केमिकल में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कहा जाता है कि कोबरा सांप के काटने से लोग डर से भी मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक युवक ने खुद को काटे जाने के बावजूद जिंदा किंग कोबरा को बचाने के लिए कोबरा को अस्पताल लेकर पहुंचा। मोनू तिवारी नाम का शख्स जिंदा सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 11 बजे खेतों में काम करते वक्त यह हादसा हुआ। उसे जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया। सांप को पकड़कर उसे बोतल में रख लिया गया, जिसके बाद सीधे युवक जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंचा। डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया। इलाज के बाद युवक ने बताया कि सावन का महीना है और मैं शिव भक्त हूं, ऐसे में मैंने सांप को पकड़कर बोतल में बंद कर दिया।
सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार हो रही वर्षा के चलते सिद्धपीठ मां शांग भरी देवी खोल में अचानक पानी भर गया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ मंदिर व्यवस्थापक कुंवर आदित्य प्रताप सिंह राणा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर आ गए। पुलिस और प्रशासन ने हालात पर काबू पाते हुए स्थिति को फिलहाल संभाल लिया, लेकिन पुलिस के साथ साथ मंदिर व्यवस्थापक भी मौजूद रहे मौका पर। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी हाई टेंशन तार लाइन को सही नहीं किया गया, जिसके चलते एक बड़ी घटना सामने आई है। 9 मवेशी झूलते और जमीन के छूते हुए हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे मवेशियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने सभी के शवों को दफना दिया और जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। यूपी के बांदा में मंगलवार शाम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 15 से ज्यादा मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अत्तारा थाना इलाके से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर लोडर में सवार होकर फतेहपुर जिले में धान की रोपाई करने जा रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, लेकिन टायर फटने की वजह से लोडर अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से जा टकराया, फिर पलट गया, जिसमें 15 से ज्यादा मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि भर्ती करने के बाद उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ मजदूर जो ज्यादा घायल थे उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सावन का महीना चल रहा है और शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं। कोई नंगे पैर तो कोई कांवड़ के लिए भोले बाबा के दर्शन को जा रहा है, लेकिन एक कलयुगी श्रवण कुमार कांवड़ पर अपने दादा और दादी को लिए भोलेनाथ के दर्शन करने हरिद्वार से मेरठ पहुंचा। मैं गाजियाबाद से अपने गांव से चला, गांव मसालापुर फरूखनगर हरिद्वार के लिए 19 तारीख को, और 20 तारीख को मैं वहां से चलूँ शाम को। तो क्या आशा लेकर चले हैं? आज तक कुछ नहीं, बस अपने बाबा दादी को घुमाने की इच्छा थी। मैं उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।